बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने 300 MCQs तक डिस्कशन कर ली थी। तो नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस MCQ फ्रॉम 3012 ऑनवर्ड। 301 में एग्जामिनर कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, तो हम कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है। अगर लिखा होता है इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई, तो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई मैक्रो नहीं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक बन जाते हैं। जबकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई फॉर एन इकोनॉमी की बात हो रही होती है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, 302 देखते हैं। 302 में इन द ग्राफ C0 रिप्रेजेंट, ये जो C0 है, C0 जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो कंजम्पशन कर्व, क्योंकि देखें वाई एक्सिस में कंजम्पशन है और एक्स एक्सिस में नेशनल इनकम है, तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये कंजम्पशन कर्व का ग्राफ है। तो ये हमारे पास इनकम का ग्राफ आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास C इज इक्वल टू C0 प्लस CY टोटल कंजम्पशन कर्व हमारे पास आ गई। और अगर टोटल कंजम्पशन के इस C0 की बात की जाए, तो ये C0 ऑटोनमस कंजम्पशन है। ऑटोनमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है, अगर हमारे पास इनकम हो या ना हो, हम फिर भी इतनी कंजम्पशन लाजमी करते हैं। जैसे कि हमें फूड की जरूरत पड़नी है, तो फूड की कंजम्पशन हर हाल में करनी है, बेशक पैसे हो या ना हो। ठीक है, तो C0 रिप्रेजेंट्स ऑटोनमस कंजम्पशन, दैट्स व्हाई ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। और इंड्यूस कंजम्पशन इनकम के साथ होती है, तो जैसे जैसे हमारी इनकम ज्यादा होती रहेगी, हमारी इंड्यूस कंजम्पशन जो है, जो CY है, वो ज्यादा होती रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो ये लाइन है, ये इंड्यूस कंजम्पशन की लाइन है। और टोटल कंजम्पशन की बात की जाए, तो ये वाला हिस्सा C0 वाला और CY वाला, तो ये टोटल कंजम्पशन C बन जाती है। सेम एक एमसीक्यूज मैंने पहले भी ये वाला करवाया था, और एग्जामिनर ने इस कंजम्पशन कर्व की ये स्लोप फाइंड करने को कहा था कि एल ए और बी जो है, ये जो हमने ट्राइंगल बनाई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ए और बी जो है, ये MPC है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, और ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, असल में ये स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन कर्व है। ठीक है जी, चलिए 303 देखते हैं, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स आपने देखना है कि चीज़ें आसान होती हैं, पर वर्ड्स पे कुछ स्टूडेंट ज़्यादा फोकस करते नहीं है। अब लिखा हुआ है डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का पूछना चाह रहा है। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होती है? डिमांड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड कब कम होती है। हमें पता है जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से लोग चीज़ों की डिमांड कम करते हैं, क्योंकि चीज़ें उनको महंगी लग रही होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन जो है, वो प्राइस के चेंज होने की वजह से आती है। तो ये जो है प्राइस की बात हो रही है। तो प्राइस इंक्रीज किसकी? अपनी प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज नहीं, हमने प्राइस इंक्रीज को ढूंढना है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, तो बिल्कुल यही हमारा बीटा राइट ऑप्शन है। ठीक है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी से शिफ्ट आएगा, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी से शिफ्ट आएगा। 304 मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। तो अभी बात की जो कंट्रैक्शन एक्सटेंशन प्राइस की वजह से आता है, और मूवमेंट भी प्राइस की वजह से आता है। मूवमेंट इन सप्लाई कर्व अकर, तो मूवमेंट तब होती है अगर प्राइस ज़्यादा हो तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। दिस इज द मूवमेंट। और मूवमेंट जो है आपको पता है सेम ग्राफ पर, दिस इज सप्लाई कर। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैं अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाऊंगा, तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस पी है और क्वांटिटी क्यू है, तो अगर प्राइसेस इंक्रीज करेंगी पी से P1 पर, तो देखिए क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी क्यू से Q1 पर। तो ए से बी जो हुआ, ये एक्सटेंशन इन सप्लाई हुआ, क्योंकि ए टू बी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मूवमेंट प्राइस के चेंज होने की वजह से होती है। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल सही, राइटवर्ड शिफ्ट बिल्कुल नहीं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं, शिफ्ट नहीं चाहिए। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिल्कुल, अल्फा और डेल्टा से सप्लाई कर में मूवमेंट आएगी, जबकि बीटा और सी तो चार्ली, वो तो शिफ्ट की बात कर रहा है। 305 certain economies may want to appreciate their currency so as to temper demand
and make their export relatively more expensive. This concept relate to, ये जो concept relate कर रहा है, अगर हम अपनी करेंसी को appreciate करें, अप्रिशिएट क्यों करें, ताकि हम डिमांड को कंट्रोल कर सकें। और डिमांड कंट्रोल करने का मकसद क्या है, रिलेटिवली हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाए। अब हम घर की बजाय बाहर से चीज़ें खरीदना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक सर्टन पॉइंट तक एक्सपोर्ट को लेके जा चुके हैं। एक सर्टन पॉइंट तक हम क्या कर सकें, अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते करते अब हमारी करेंसी को अप्रिशिएट होना शुरू हो गई है। तो क्योंकि एक्सपोर्ट कर करके फॉरेन रिजर्व मुल्क में ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो हमारी करेंसी ऑटोमेटिकली एप्रिसिएशन की तरफ जा रही है। जब करेंसी एप्रिसिएशन की तरफ जाएगी तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो एक्सपोर्ट पहले कर रहे होंगे अब वो कम कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये पॉजिटिव एरिया होता है, ये जीरो वाला एरिया होता है, और इससे नीचे नेगेटिव होता है। अगर मान लें कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे डेफिसिट है, तो अगर डेफिसिट से हम यानी कि नेगेटिव से ये पॉजिटिव वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे। जब करेंसी डेप्रिशिएट करेंगे तो करेंसी के डेप्रिशिएट करने की वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है और इंपोर्ट हमारी कम हो जाती है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम होने की वजह से हमारा ये जे कर्व बन रहा होता है। अब हुआ क्या, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया। तो हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पॉजिटिव हो गया है, अब बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करते हैं। तो उनको अचीव करने के लिए अब यहाँ से हमने नीचे वापस आना है, पॉजिटिव से इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ आना है। उसके लिए क्या करेंगे, करेंसी अप्रिशिएट करेंगे। जैसे ही हम करेंसी अप्रिशिएट करेंगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी और इम्पोर्ट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू होगी। ऑब्वियस बात है शॉर्ट रन में नहीं होगा, ये किस में होगा, थोड़ा सा लॉन्ग रन में जाकर होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए करेंसी को अप्रिशिएट करेंगे, तो फर्दर शॉर्ट रन में थोड़ा सा और इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जाएंगे और यहाँ से फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ जे कर्व। जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो हमारे पास इनवर्स ऑफ जे कर्व बनती है। तो दैट्स ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। 306 देखते हैं, सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज सेम एज। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखें तो आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरह बनती है। ठीक है, शुरू में ग्रेजुअली डिक्रीज करती है लेकिन शार्प इंक्रीज आता है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है ये तकरीबन सिमिलर टू सप्लाई कर्व जैसी होती है। तो दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, जो सप्लाई कर्व है परफेक्ट कंपटीशन में वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व की तरह है। ठीक है, ये एक छोटी सी रीजन है, बाकी इसके डिटेल रीजन है और वो तो नॉर्मल क्लास में ही दी जा सकती है। तो ये रिवीजन है, तो यहाँ पर बस टू द पॉइंट बात करनी होती है। 307, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। तो नॉट के ऊपर फोकस कीजिएगा और कमर्शियल बैंक के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है नी, एजुकेशन लोन देना ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, क्योंकि मुझे नॉट चाहिए तो दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, क्योंकि मुझे नॉट चाहिए तो दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज ये बिल्कुल कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, क्योंकि मुझे नॉट देखना है तो ये गलत हो जाएगा। तो अल्फा बीटा डेल्टा ये तीनों कमर्शियल बैंक के फंक्शन है। कंट्रोलिंग क्रेडिट ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। तो दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग क्रेडिट इज आवर आंसर, क्योंकि क्रेडिट्स को कंट्रोल करना ये तो सेंट्रल बैंक का, स्टेट बैंक का काम होता है। तो 40 करेक्ट। 308, which of the following statement is correct? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये मल्टीप्लायर का टॉपिक है, और आपको पता है जो मल्टीप्लायर है उसमें जो कंजम्पशन की परसेंटेज है वो 0 से हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए और 1 से कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर MPC 1 से ग्रेटर छोड़ें, अगर 1 के इक्वल हो जाए तो MPC 1 के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से MPS जो है वो 0 हो जाएगा। और जैसे MPS 0 होगा और अगर हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय MPS यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0, तो देखिए मल्टीप्लायर तो इनफिनिट आ जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब मल्टीप्लायर तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह अगर हमारा MPC 0 हो जाए तो ऑब्वियस बात है
एमपीएस क्या होगा 1, तो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई एमपीएस 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 किया तो मल्टीप्लाई भी 1 रहा, इसका मतलब मल्टीप्लायर में भी कोई चेंज नहीं आया। तो दैट्स वाई जो एमपीएस है वो 0 और 1 के बिटवीन रहना चाहिए, ठीक है, 0 के इक्वल भी नहीं और 1 के इक्वल भी नहीं, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस रहना चाहिए। तो दैट्स वाई बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 309 में कर्व डबल बी शोज देयर इज डैश इन अ कंट्री, तो ये डबल बी कर्व है। तो देखिए पहले हम ए पे थे, अब हम बी पे चले गए, इसका मतलब हमारी पीपीसी कर ने राइटवर्ड शिफ्ट लिया है। अगर पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट ले तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो दैट्स व्हाई डेल्टा इज करेक्ट, ठीक है। और अगर एग्जामिनर ने फॉर एग्जांपल ये पूछा होता कि एक नई कर्व बनाई होती जिसका नाम सीसी उसने रख दिया, जो कि इनसाइड पीपीएफ शिफ्ट हो रही है, तो अगर पीपीसी पीपीएफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इकोनॉमिक डिप्लेशन आ रहा है, हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, ठीक है जी। और इस तरह से और बाकी आंसर आगे आएंगे इंशाल्लाह, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, पीपीसी डायग्राम से रिलेटेड ही है वो। नेक्स्ट देखते हैं 310, चलेंगे ये वाला एमसीक्यू की बात कर रहा था, 13 ये भी पीपीसी वाला ही है, तो ये और ये इसकी बात कर रहा था। 310, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो ये हमारे पास क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? ऑयल जो है ये लैंड का हिस्सा है, लैंड इटसेल्फ लिखा हुआ है, कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, पैसे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, तो दैट्स वाई बीटा। 311, इन द गिवन डायग्राम विच पॉइंट शो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनमें से कौन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल शो कर रहा है? ये जो पॉइंट बी है जो ऑन पीपीएफ है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल शो कर रहा है, क्योंकि पॉइंट बी ऑन पीपीसी है। ऑन पीपीसी का मतलब है कि हमने सारे के सारे वी हैव यूटिलाइज ऑल अवर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, हमने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके दो गुड्स बनाई हैं, गुड्स ए बनाई है और गुड बी बनाई है, तो ये एफिशिएंट पॉइंट बी और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो करता है। फिर यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए पॉइंट सी क्या शो करता है, तो पॉइंट सी स्केरसिटी शो करता है, यानी कि ये शॉर्टेज शो करता है, ये शो करता है कि वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू रीच एट दिस पॉइंट, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इस पॉइंट पर आकर प्रोडक्शन कर पाए, तो ये फिलहाल स्केरसिटी है और ये हमारे पास फिलहाल इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये फिलहाल इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाए तो ये पूरा पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फिर ये अचीवेबल होगा, तो फिलहाल एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये इम्पॉसिबल टू अचीव है। बी एफिशिएंट है, और अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ए के बारे में पूछता तो ए हमारा इनएफिशिएंसी है, क्या है? इनएफिशिएंसी, क्योंकि इसका मतलब ये है हमने अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसका मतलब हम फर्दर रिसोर्सेज और यूज करके पॉइंट ए से बी तक जा सकते हैं। इसको इन कंसेप्ट को अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है जी। चीजें आसान आसान होती हैं, बस थोड़ा सा फिक्र चाहिए, थोड़ा सी गौर फिक्र चाहिए, चीजें माशाल्लाह आसान ही है, कोई खास मुश्किल नहीं है। इकोनॉमिक्स में तो वैसे ही तकरीबन चीजें जनरल जनरल कॉमन कॉमन सी हैं, तो उसको याद रखना जरा कंपैरेटिवली आसान ही है। 12 देखते हैं, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, इनमें से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर नहीं है? एक नॉट के ऊपर फोकस करना और एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम पर फोकस करना है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें प्राइवेट पार्टीज भी होती हैं प्लस गवर्नमेंट, यहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को आज़ादी होती है, लेकिन जो प्राइवेट को आज़ादी होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अंदर रहकर प्राइवेट पार्टीज काम करती हैं। तो क्या मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में नॉट है, फ्रीडम नहीं, पर्सनल फ्रीडम नहीं होती, तो हम ये फीचर हमने कहा नहीं नहीं, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का पर्सनल फ्रीडम जो है ये मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर है, तो हमें नॉट चाहिए, तो दैट से गलत हो जाएगा। सोशल वेलफेयर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर है, सोशल वेलफेयर बिल्कुल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो लोग गवर्नमेंट जो है पब्लिक का ख्याल रखेगी, तो सोशल वेलफेयर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर है, कि नॉट चाहिए हमें, तो ये गलत हो जाएगा। डिस्करेज इनकम इनइक्वालिटी, डिस्करेज इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि इंकरेज इनकम इक्वालिटी, तो क्योंकि गवर्नमेंट होती है वो अमीरों पर रिच के ऊपर टैक्सेस लगाएगी और टैक्सेस लगा लगा कर पैसा पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो बिल्कुल मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम इनकम इनइक्वालिटी को डिस्करेज करती है, तो ये मिक्स का फीचर है, क्योंकि मुझे फीचर नहीं चाहिए नहीं वाला, तो ये गलत हो जाएगा।
अनहिंड्रस प्राइस मैकेनिज्म ये मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर नहीं है। अनहिंड्रस प्राइस मैकेनिज्म यानी कि मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म, ये तो फ्री मार्केट का, ये तो फ्री मार्केट का, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर है, ठीक है। ये मिक्स का नहीं है, ये फ्री का, तो दैट्स बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 गुड विच डिमांड डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। अगर इनकम इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज कर जाए तो हमें पता है ये इंफीरियर गुड होती है, ठीक है। इनकम के इंक्रीज करने से अगर नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज करती है, इनकम के इंक्रीज करने से इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज करती है। तो इनकम के दो रिलेशन होते हैं, एक नॉर्मल गुड के साथ और एक इंफीरियर गुड के साथ। तो इनकम और नॉर्मल का पॉजिटिव रिलेशन चलता है, जाके इनकम और इंफीरियर का नेगेटिव रिलेशनशिप चलता है। तो इनकम ज्यादा और अगर डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब वो टाइप ऑफ गुड नॉर्मल है। चलिए 14 डिक्रीज इन इनकम कॉजेज। अगर डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम कम हो रही है, तो अभी मैंने बताया इनकम के साथ दो गुड्स आती हैं, या तो नॉर्मल या तो इंफीरियर। डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम डिक्रीज करे यानी कि ये कह रहा है कि इनकम कम, तो अगर इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड भी कम हो जाएगी, और इनकम कम हो रही है तो इंफीरियर गुड ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गिफन, नहीं, गिफन का इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। इंक्रीज इन सब्सिट्यूट, कोई ताल्लुक इनकम नहीं है, ये प्राइस से होता है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कम्प्लीमेंट, कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्राइस से होता है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड, इनकम डिक्रीज, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीज, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो देखें कितने माशाल्लाह आसान आसान से एमसीक्यू। नेक्स्ट देखते हैं जी 15 वाला। 15 वाले में डैश इज अ लीजिंग एग्रीमेंट वेयर बाय बैंक बाइज एन item for a customer, then lease it back to them over a agreed time period. The bank make a fair profit by charging rent on property is called इजारा, ठीक है। अगर इजारा जो है हमें पता है एक लीजिंग एग्रीमेंट है, एक लीजिंग एग्रीमेंट है जहाँ पे बैंक जो है एक आइटम बाय करता है कस्टमर के बिहाफ पर, और कस्टमर को क्या करता है, लीज पर दे देता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उनसे रेंट चार्ज करता है, तो ये इजारा है। और अगर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, अगर वो जो एसेट है वो अगर कस्टमर खरीद ले तो वो इजारा व इक्तना बन जाता है। तो इजारा एक लीजिंग एग्रीमेंट है, ठीक है जी, तो ये बात याद रखनी है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि मुराबा, तो मुराबा एक लीजिंग एग्रीमेंट नहीं, मुराबा एक सेल एग्रीमेंट, ठीक। 16 when supply curve shift to right, the effect on market price and quantity will increase या decrease, क्या होगा when supply curve shift to right। तो ये जब भी डिसीजन लेना है कि राइट और लेफ्ट में डिक्रीज इंक्रीज होने से क्या होगा, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास होगी सप्लाई, और यहाँ से ये हमारे पास आ गई डिमांड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिमांड आ गई। तो अब उसने क्या किया, व्हेन सप्लाई कर शिफ्ट टू राइट, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई कर शिफ्ट टू द राइट, अब सप्लाई कर्व को राइट हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सप्लाई कर्व ने राइट शिफ्ट किया। जैसे ही राइट शिफ्ट किया तो देखें प्राइसेस क्या हो गई, कम, और यहाँ से क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो हम कहेंगे मार्केट प्राइस डिक्रीज, ये लिखा हुआ है डिक्रीज, एंड क्वांटिटी विल Q1 इंक्रीज, तो क्वांटिटी विल ये देखें इंक्रीज लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 17 देखते हैं। इफ गवर्नमेंट सेट द प्राइस लेवल अबव इक्विलिब्रियम, अगर गवर्नमेंट ने प्राइसेस जो हैं, ये फॉर एग्जांपल सप्लाई, डिमांड और ये इक्विलिब्रियम, और अगर गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम से अबव ये प्राइसेस सेट कर दी, देन देयर विल बी, तो आपको पता है अबव इक्विलिब्रियम पर देखें सप्लाई ज्यादा और ये डिमांड कर डिमांड कम, तो यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, तो ये क्या है, सरप्लस की सिचुएशन है। सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो तो मार्केट में सरप्लस होता है। 18 इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड इज पॉजिटिव, अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, ठीक है,
बट लेस देन 1, लेकिन जो उसका आंसर आया लेस देन 1 आया, हो सकता है कि वो आ जाए 0.9 जो कि लेस देन 1 है, देन गुड विल बी, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, 0.9 लेस देन 1 है तो हम कहेंगे लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक, लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक तो नीचे ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी बेस के ऊपर फैसला नहीं हो रहा, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव की बेस के ऊपर फैसला करूंगा। अगर वाई डी पॉजिटिव हो तो नॉर्मल गुड होता है, और अगर वाई डी नेगेटिव हो तो इंफीरियर गुड होता है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे केस में पॉजिटिव गुड है तो दैट्स वाई नॉर्मल गुड इज अवर आंसर। ठीक, 3.19 देखते हैं। इफ डिमांड कर इज परफेक्टली इन इलास्टिक, तो ये होती है डिमांड कर परफेक्टली इन इलास्टिक, दिस इज ए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर, देन कर विल बी हॉरिजॉन्टल, नहीं ये वर्टिकल है ये तो, और ये पैरेलल टू एक्सिस भी है, तो सिंपल से एमसीक्यू था। लास्ट एमसीक्यूज ऑफ द डे 320, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू, इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होगा? ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट तब होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट तब होगा जब हम अपन नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, या एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास जो होगा वो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट टू करना है, ये तो होता नहीं है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है नी, तो ये तो लॉस वाली सिचुएशन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट एक ब्रेक इवन सिचुएशन होती है, तो दैट्स वाई नॉर्मल प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट, चार्ली ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन कर ली, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इससे ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। होप सो आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, और ये एमसीक्यूज जो है सीए वाले भी देख सकते हैं, जो आईसीएमए में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आईसीएमए वाले भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और पीपीएससी वाले जो बेसिक इकोनॉमिक्स का टेस्ट दे रहे हैं तो बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए वो भी देख सकते हैं, और पिपा वाले जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी एमसीक्यूज पेपर है, आईसी में भी एमसीक्यूज है, आईकैप में भी एमसीक्यूज है, तो ये सारों के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।